वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, और जय श्री कृष्णा, क्योंकि जब भी आप देखोगे जय श्री कृष्णा तो चलता ही रहेगा, है ना। तो मैं अभिनव लक्ष्यकार आपका स्वागत करता हूं हमारे सोल्यूशन के इस 6th लेक्चर के अंदर, है ना। तो आज हम लोग जो हमारी दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच गई थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको पढ़ने वाले हैं। मैं ये आशा करूंगा कि आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर हो, नहीं तो हमें एक और लेक्चर शूट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या है कि एक तो हमें वॉन टॉप फैक्टर के बारे में पढ़ना है और एक एजियोटॉप्स के बारे में पढ़ना है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि दोनों के लिए एक सेपरेट नया वीडियो ही बना दिया जाए। आज ऑस्मोटिक प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको कल का जो लेक्चर था वो समझ में आया होगा, है ना। थोड़ी सी क्वालिटी में डिफरेंस था, है ना, कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स इश्यूज हो गए थे इस वजह से, बट आज का जो लेक्चर है वो एकदम सही होगा, है ना। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे नए टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, है ना। तो कल के जो लेक्चर था उसके अंदर हमने एक तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा, एक हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये दोनों हमने टॉपिक पढ़े। तो हमने देखा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब ये हो गया कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं, मींस सोल्यूशन बनाते हैं, तो उस केस में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने ये देखा कि भाई जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो जो सॉल्यूशन हमारे पास में बनता है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। तो हमने लिखा था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, है ना, ये लिखा था। आज हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। डिप्रेशन का सीधा सा मतलब है, डिप्रेशन वो वाला डिप्रेशन नहीं है जो नीट के बच्चों को हो जाता है, पेपर लीक हुए डिप्रेशन हो गया, फांसी लगा ली, वो वाला डिप्रेशन नहीं है ना। डिप्रेशन का सीधा सा मतलब है डिप्रेस करना, मीन्स कम हो जाएगा, ठीक है ना कहीं कमी आ जाएगी, आप नाम से समझ जाओ। रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग का मतलब लो हो गया, है ना। एलिवेशन का मतलब ऊपर उठ गया। अब डिप्रेशन का मतलब होगा वापस से नीचे आना, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ से। डेल्टा टी एफ से क्या रिप्रेजेंट करता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का सीधा सा मतलब ये हो गया डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए मैंने डेल्टा टी एफ लिखा है, सिर्फ टी एफ नहीं लिखा है, डेल्टा टी एफ लिखा, क्योंकि ये डिफरेंस है। आई बात समझ में आपको, डेल्टा का मतलब आई होप पता होगा डिफरेंस होता है ना। चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, डिप्रेशन को तो छोड़ो, सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सॉल्यूशन का आप कह सकते हो वो टेम्परेचर है जहां पर उस सॉल्यूशन की जो वेपर्स हैं, सॉल्यूशन भाई लिक्विड है, तो सॉल्यूशन लिक्विड है तो उसकी जो वेपर प्रेशर है, उसके पार्टिकल्स का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के पार्टिकल्स के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। आई बात समझ में, यानी एक सॉलिड सॉलिड सोल्यूट लो आप लोग, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उसको गर्म करो तो उसका उसके जो वेपर प्रेशर बनेगी, देखो बेसिकली वैसे तो नहीं बनेगी, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाओगे तो कुछ हद तक बन जाएगी, ठीक है। तो जो वेपर प्रेशर सॉलिड की बनेगी उस वैसी ही की वैसी सेम टू सेम वेपर प्रेशर किसकी बनने लग जाएगी, लिक्विड सॉल्यूशन की बनने लग जाएगी। मींस दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा ना वो सेम हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो रहा है उसको ही हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए बात करते हैं, the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of solid, यानी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सॉलिड के पार्टिकल्स के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर वो इक्वल आएंगे उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब मान लो मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट का मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या था। तो भाई प्योर सॉल्वेंट का मैंने फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करके अपनी नोटबुक में लिख लिया, ठीक है। उसको मैंने रिटर्न वर्क कर दिया, मैंने डॉक्यूमेंट कर दिया, थ्योरी के हिसाब से मैंने लिख दिया उसको, ठीक है।
कि भाई ये जो प्योर सॉल्वेंट है इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना है। अब इसमें मान लीजिए मैंने डाल दिया एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पर वेपर्स जो होगी वो कम बनेगी, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डाल दिया, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डालते ही जो फ्रीजिंग पॉइंट था इसका प्योर सॉल्वेंट का वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। मतलब अब क्या होगा, जहां पर पानी 0 डिग्री पे जम रहा था, मान लो प्योर सॉल्वेंट में मैंने ले लिया पानी, पानी जहां 0 डिग्री पर जम रहा था, अब वही पानी -5 या -10 या -20 डिग्री पर जम रहा है, मींस डिप्रेशन आ गया, कमी आ गई ना, और ज्यादा कमी आ गई। तो इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जहां प्योर सॉल्वेंट का तो कुछ और सॉल्यूशन का कुछ और क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसी डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिफरेंस आ गया, डिप्रेशन का मतलब कमी आ गई, है ना, या डिफरेंस आ गया बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। आई बात समझ में। चलिए, अब एक्सपेरिमेंटली जब हमने कैलकुलेशंस की तो हमने ये पाया कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलल कंसंट्रेशन। पिछली बार जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था वो भी मोलल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इस बार जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी मोलल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ में। आगे बात करते हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लिख रहे हैं डेल्टा टी एफ से, और मोलल कंसंट्रेशन को लिख रहे हैं एम से। ये जो मोलल कंसंट्रेशन है ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये मोलेलिटी ही है ना, ये मोलेलिटी ही है। ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे सॉल्वेंट का मास होता है ना, ग्राम केजी में होता है। अगर ग्राम में हो तो ऊपर आप जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हो। तो भाई मैंने यहाँ पर पे इनको ऐसे लिख दिया। उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमें यहाँ कांस्टेंट लेना होगा। पिछली बार जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था उसमें जो हमने कांस्टेंट यूज किया था उस कांस्टेंट का नाम था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, इस बार जो कांस्टेंट हम यूज में लेंगे उसका क्या नाम है, उसका नाम अगर आप देखना चाहो तो उसका वैसे तो नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। पिछले वाला जो के बी था, है ना, के बी था, है ना। तो पिछली बार जो के बी था उसका नाम तो क्या था, ई बिलोस्कोपिक कांस्टेंट। इस बार जो के एफ है उसको हम बोल रहे हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, वो एलिवेशन कांस्टेंट था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये डिप्रेशन कांस्टेंट है, या इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये मैंने के एफ लगा दिया। के एफ की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है ना, अलग अलग सॉल्यूशन होंगे उनके लिए तो के एफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। और के बी की वैल्यू भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी पिछली बार वाले में। तो अब अगर मैं इस मोलेलिटी को ओपन करके लिखूंगे भाई इसका जो पूरा फॉर्मूला है वो क्या है, तो मोलेलिटी हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होता है उसको हम लोग NB से लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है आपको जो गिवन मास दे रखा है सोल्यूट का, एक तो वो, और डिवाइड में आप कर दो उसी सोल्यूट का मोलर मास। ठीक है, WB अपॉन में MB क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। WB क्या है, जो गिवन मास आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और MB यानी मोलर मास क्या है, जो आप लोग कैलकुलेट करोगे उसके फॉर्मूला से। आई बात समझ में, वो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो भाई मैंने NB की जगह तो लिख दिया WB अपॉन में MB, और वेट ऑफ क्या लेना है, मास ऑफ क्या लेना है, सॉल्वेंट लेना है। किस में लेना है, केजी में। केजी में वैसे ज्यादातर देते नहीं है, ग्राम में देते हैं, तो ग्राम में दे दिया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो।
ये आ गया आपके पास में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का पूरा फॉर्मूला। यहाँ पर ये जो के एफ कॉन्स्टेंट है, जिसको क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट बोल रहे हैं, इसकी भी यूनिट जो ई बिलोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट थी वही है केल्विन केजी मोल इनवर्स। केल्विन में के कैपिटल है और केजी में के छोटा है, ये बात भी ध्यान रखना। अब भाई सर आपने उस बार तो डेल्टा टी बी जो था उसको तो लिखा था कि भाई टी बी माइनस टी नॉट बी लिखा था, इसको क्या लिखेंगे? तो देखो इसके लिए पहले इस ग्राफ को समझो। ये देखो ये ग्राफ जो है ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हमने ड्रॉ किया है ना। पिछली बार वाला ग्राफ भी वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ही क्या किया था, कैलकुलेट किया था। देखो मेरे पास मान लीजिए पहले आप लोग ये जो सेकेंड वाली लाइन है इसको भूल जाओ, जिसपे मैंने एरो बना के लिखा था प्योर सॉल्वेंट, उसको याद रखो, ठीक है। इस वाली लाइन को भूल जाओ, ठीक है। मैं इस लाइन को यहाँ से मिटा देता हूँ, ये लो, और ये वाली सारी लाइनें मैंने मिटा दी, ठीक है। चलिए मैं एक बार काम करता हूँ, आपके सामने इस ग्राफ को वापस बना देता हूँ। चलिए अब मेरे पास मान लो पहले था एक प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का मैंने फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट किया, तो मैं देखता गया और फिर मेरे पास एक टेम्परेचर आया जहां पर पे उस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल आ गया। इसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लो ये है, ठीक है। ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, इसको मैंने लिख दिया इसको मैंने लिख दिया टी नॉट एफ। तो ये कौन है, प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट में मैंने कैलकुलेट किया भाई फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो सकता है। तो जब मैंने कैलकुलेट किया करता गया तो मेरे पास में एक ऐसा पॉइंट आया या एक ऐसी वैल्यू आई जहां पर पे इस प्योर सॉल्वेंट जो लिक्विड फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल आ गया। तो मैंने उस जगह को मार्क कर दिया, इस जगह को या इस टेम्परेचर को मैंने नाम दिया कि ये टी नॉट एफ है। कि टी नॉट एफ, नॉट जब भी हम लगा रहे हैं मतलब हम प्योर चीज की बात कर रहे हैं। तो टी नॉट एफ क्या है, टी नॉट एफ प्योर सॉल्वेंट का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट। चलिए उसके बाद में मैंने इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करके मैंने अभी पढ़ा कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो भाई ये मेरे पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करता गया। तो मैंने देखा कि भाई प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ रहा है, थोड़ा सा कम आ रहा है, यानी डिक्रीज हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को या मैंने क्या नाम दे दिया, टी एफ दे दिया। टी नॉट एफ तो है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और टी एफ है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। जब उसमें क्या मिला दिया मैंने, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया। यह है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। और जहां पर पे ये दोनों जम रहे हैं, यानी जहां पर पे इनके जो वेपर्स है, लिक्विड की वेपर्स, वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल आ रही है, उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ पर पे जो हमारा सॉल्वेंट है वो फ्रोज हो गया है, जम गया है। इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे फ्रोजन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पर पे फ्रीज हो गया है। भाई फ्रीज होगा तभी तो वो सॉलिड फॉर्म में आएगा, और सॉलिड फॉर्म में आएगा तभी तो सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल उसका वेपर प्रेशर होगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फ्रोजन सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों पॉइंट्स जिनको मैंने मिला दिया है। आई बात समझ में। तो ये जो मेरे को डिफरेंस देखने को मिला कि भाई जो टी नॉट एफ है यानी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट है, वो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। मींस यहाँ टेम्परेचर में या फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन देखने को मिल गया या डिफरेंस देखने को मिल गया। इसी डिफरेंस को हमने कहा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई बात समझ में। तो डेल्टा टी एफ को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ को हम लिखेंगे टी नॉट एफ माइनस टी एफ, यानी प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। आई बात समझ में। तो इसको जब आप यहाँ पर भी रख करके देखोगे ना तो आपके पास में फॉर्मूला क्या बन के तैयार होगा, आपके पास में फॉर्मूला तैयार होगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में डब्ल्यू ए इन ग्रेन। आई बात समझ में। तो
इस चीज को आप लोग नोट कर लो एक बार, फिर हम लोग एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन पे चलते हैं। चलिए, होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन की। चलिए अब आगे बात करते हैं। सॉरी, हो गया है, कुछ काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा। तो आप लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को अच्छे से मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है। एंटी का मतलब ही क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, विरोध करने का काम हो गया, ठीक है ना। फ्रीजिंग का मतलब तो जमाना हो गया, एंटी फ्रीजिंग का मतलब हो गया कि जो जमाएगा नहीं या जमने से मदद करे, जमने न देगा, सॉरी, है ना। तो एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी मदद से हम किसी भी अ, आप कह सकते हो कि सॉल्यूशन का या किसी भी एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो क्या कर सकते हैं, डिक्रीज, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा डिक्रीज कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो जब हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड्स पर घूमने जाते हैं, ठीक है, मान लो शिमला मनाली गए हम लोग, ठीक है, तो वहां पर पे अगर हम कार से जा रहे हैं बाय कार, तो कार का जो रेडिएटर होता है, ठीक है ना, कार के रेडिएटर में पानी पड़ता है, आई बात समझ में। तो कार के रेडिएटर का जो पानी होता है वो जमने लग जाता है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पर बर्फ पड़ती है, ठंड है बहुत ज्यादा, और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस। मान लो हम लोग -5 में चले गए, तो या मान लो हम ऐसे किसी जगह पे चले गए जहाँ का टेम्परेचर जो है वो 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, मान लो 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जहां पर अब धीरे धीरे पानी जमने लग जाएगा। और हाई ऑल्टीट्यूड्स पर गए तो अब पानी जमना बिल्कुल स्टार्ट हो गया, जम गया है, मान लीजिए 0 डिग्री तापमान में चले गए हम लोग। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कार का जो रेडिएटर होता है, उस कार के रेडिएटर में हम पानी डालते हैं, तो पानी जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0, यानी 0 पर वो फ्रीज हो जाएगा। तो पानी को न जमने देने से या जमने से बचाने के लिए हम लोग पानी के साथ में इथाइलिन ग्लाइकोल मिला करके और फिर उस रेडिएटर के अंदर डाल, इथाइलिन ग्लाइकोल जस्ट लाइक ऐसे काम करता है कि भाई वो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, यानी यहाँ पे भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, है ना। तो इथाइलिन ग्लाइकोल को जब पानी के अंदर मिलाया, पानी के अंदर मिलाने से उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो गया, यानी अब हम लोग और हाई ऑल्टीट्यूड पर भी जाएंगे ना तो रेडिएटर का पानी जमेगा नहीं, गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में। तो यही चीज मैंने इंग्लिश के अंदर यहाँ पर लिखी हुई। अब अगर हम बात करें कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इसका काम क्या है, हम कहाँ यूज करते हैं, मीन्स इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो हम मटका कुल्फी खाते हैं, तो मटका कुल्फी एक बड़े से मटके के अंदर रखी होती है जिसमें बर्फ होती है, ठीक है। और आपने जब मटका कुल्फी खाई होगी तो आपने देखा होगा कि मटका कुल्फी से थोड़ा सा नमकीन स्वाद आता है, कि उसके ऊपर नमक डाला जाता है। तो नमक एक बहुत अच्छा रीएजेंट है ना, नमक एक बहुत अच्छा एजेंट है जो दोनों चीजों में काम करता है, चीजों को जमाने के लिए भी वर्क करता है और चीजों को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए भी वर्क करता है। तो अगर हम आइस के साथ में थोड़ा सा नमक मिला देंगे तो वो एक फ्रीजिंग सॉल्यूशन बन जाएगा, ये फ्रीजिंग मिक्सचर बन जाएगा। ये फ्रीजिंग मिक्सचर क्या करता है, जो मटका कुल्फीज होती है ना उनको जमाए रखने में हेल्प करता है। दूसरी बात अगर हम करें तो मान लीजिए अगर आप किसी बाहर देश में घूमने गए, डेनमार्क हो गया, इंग्लैंड हो गया, है ना, फ्रांस हो गया, तो वहां पर पे 12 में से 8 महीने जो है वो सर्दी पड़ती है ना, 12 में से 8 महीने क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है। बाकी 2 महीने में थोड़ी गर्मी भी पड़ेगी, थोड़ी बरसात भी हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पर पे क्या होता है कि ज्यादा अगर ठंड पड़ रही है, ज्यादा सर्दी पड़ रही है, तो रोडों के ऊपर, रोड जो होते हैं उनके ऊपर क्या हो जाती है, बर्फ, एक स्नो की लेयर चढ़ जाती है। तो अब उस स्नो की लेयर में हम लोग गाड़ियां नहीं चला सकते। तो उसके लिए वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं वो ये करते हैं कि नमक लेकर के, नमक को क्या करते हैं, बर्फ के ऊपर यानी स्नो के ऊपर छिड़काव करते हैं। उस छिड़काव की वजह से, नमक के छिड़काव की वजह से, नमक क्या करता है, उस आइस के फ्रीजिंग पॉइंट को और डिक्रीज कर देता है। तो डिक्रीज करने की वजह से अब आइस मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि अब उस स्नो को और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, और सॉरी, और कम टेम्परेचर चाहिए होगा जमने के लिए। तो हमने नमक डाल के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना, इंक्रीज कर दिया तो स्नो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये था हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप इसको आराम से 2-5 मिनट लिख लो, उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लिख लीजिए।
चलिए, तो आप लोगों ने आई होप वो सारा का सारा मैटर लिख दिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं हमारी नेक्स्ट और हमारी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग जब भी चीजें पढ़ रहे हैं तो उससे पहले उसके नाम को डिकोड कर रहे हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिकोड करने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है ना। ऑस्मोसिस को देखो हिंदी में क्या बोलते हैं वो तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन ऑस्मोसिस क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में 2 बीकर है, ठीक है, या मान लो मेरे पास में, चलो एक बीकर ही मान लेते हैं। एक बीकर ली मैंने, उस एक बीकर के अंदर मान लो मैंने पानी भर दिया और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, ठीक है, और देन मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उस बीकर के अंदर इस तरीके से डाल दी कि भाई पानी दो तरफ क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। ठीक है, या पहले मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दी, एक तरफ मैंने थोड़ा सा पानी डाला, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया, दूसरी तरफ मैंने जो पानी डाला है उसका अमाउंट मैंने थोड़ा लो रखा, उसमें मैंने नमक नहीं मिलाया। तो मैं ये देखूंगा कि जिधर पानी की कंसंट्रेशन लो है ना, उधर से पानी क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा, और फ्लो करके इस तरफ आ जाएगा जिधर क्या है, पानी की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। उसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। आई बात समझ में? या मान लो 2 बीकर हैं, 2 बीकर के बीच में मैंने कुछ पाइप से सेटिंग करके और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। इस तरफ वाले बीकर के अंदर प्योर वाटर है, जबकि इस तरफ वाले बीकर के अंदर मेरे पास में क्या है, वाटर और नमक का सॉल्यूशन है, और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूट खाली पानी है। तो पानी क्या करेगा, जिधर पानी की कंसंट्रेशन कम है वो उधर से मूव करते हुए सॉल्यूशन की तरफ जाने का प्रयास करेगा उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। आई बात समझ में? तो चलो पहले ऑस्मोसिस समझ लेते क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दो तरफ मान लो कोई भी आपके पास में, इस तरफ तो प्योर सॉल्वेंट है और इस तरफ आपके पास में क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मान लो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, तो इस तरफ पानी का जो अमाउंट है वो लो है, यानी पानी की कंसंट्रेशन लो है। तो पानी क्या करेगा, इधर जहां उसकी कंसंट्रेशन लो है उधर से मूव करते हुए वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाने का प्रयास करेगा। तो जब पानी या कोई भी सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो सिर्फ अपने अंदर से सॉल्वेंट को पास होने देती है, सोल्यूट को पास होने नहीं देगी, क्योंकि सोल्यूट सारे कैसे नॉन वोलेटाइल है, मींस थोड़े सॉलिड है। तो सॉलिड चीजें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाती है ना, सिर्फ सॉल्वेंट पास हो सकता है। तो सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया कि भाई ये एक ऐसी छन्नी टाइप होती है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को ही अपने अंदर से जाने देगी, सोल्यूट को अपने अंदर से जाने नहीं देगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो तरीके की होती है, एक तो होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर आपको देखनी है ना, तो आप लोग अपने सेल की सेल मेम्ब्रेन को इमेजिन करो, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होती है, वो भी कुछ चीजों को ही अंदर अलाउ करती है, बाकी को अलाउ नहीं करती। तो अगर सेमी परमिएबल में नेचुरल सेमी परमिएबल का एग्जांपल देखा जाए तो वो होता है पार्कमेंट पेपर। पार्कमेंट पेपर एक तरीके की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो भी नेचुरल, इसको आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। दूसरी है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो बनती है जिलेटिनस प्रेसिपिटेट की, ठीक है ना। एक फिल्म होती है, यूं आप लोगों ने वो रीले देखी होगी, वो इंस्टाग्राम वाली रीले नहीं, वो जो कैमरा के अंदर रोल्स पड़ते थे रील के, वो वाले। तो वैसी ही फिल्म टाइप होती है, ठीक है। जिलेटिनस प्रेसिपिटेट होता है। जिलेटिनस प्रेसिपिटेट का मतलब जिलेटिनस या जिलेटिन एक लेयर होती है किसके ऊपर, हमारे एल्गीज के ऊपर, ताकि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर, तो उसका जो प्रेसिपिटेट होता है। अब जिलेटिनस प्रेसिपिटेट किस चीज का, तो क्यूप्रिक फेरोसाइनेट नाम का एक केमिकल होता है, उसका जिलेटिनस प्रेसिपिटेट होता है, उससे एक फिल्म बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो मैंने यहाँ पर पे क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला लिख रखा है, Cu2
FeCN6, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कह सकते हो आप लोग इसको। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसके अंदर इनको आराम से डिटेल में समझेंगे। आई बात समझ में? अभी तो आपको एग्जांपल से याद रखना। अब हम हमारे मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर आखिर होता है। तो मान लो मेरे पास एक तरफ तो कैसा सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, जिसमें मैंने पानी के साथ में नमक मिला रखा है, और इधर पानी का जो अमाउंट है इस बीकर में ज्यादा है। इस बीकर के अंदर प्योर पानी है, ठीक है। और प्योर पानी वाले बीकर को और इस सॉल्यूशन वाले बीकर को मैंने आपस में किसी ना किसी तरीके से ब्रिज की मदद से जोड़ दिया। इस तरीके से मैंने इनको जोड़ दिया। अब ये जो बीच में ब्रिज है, ये कौन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर पानी की, इस बीकर के अंदर पानी की जो कंसंट्रेशन है, या पानी, हाँ, पानी की जो अमाउंट है वो लो है, और इधर हायर कंसंट्रेशन है, यानी थोड़ा सा पानी का अमाउंट ज्यादा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि भाई लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पानी अब मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सॉल्यूशन वाली साइड है, इस सॉल्यूशन वाली साइड पर एक प्रेशर अप्लाई करूंगा, ठीक है। और वो प्रेशर इतना होगा कि जो ये फ्लो हो रहा है इधर लोअर से हायर की तरफ, सॉल्वेंट का जो फ्लो हो रहा है उसको रोक दे। इतना प्रेशर मैं सॉल्यूशन वाली बीकर पर अप्लाई करूंगा, ठीक है। एक बार और समझ लो, जैसे मान लो ये मेरे पास में क्या है, दो बीकर्स हैं, और इन दोनों बीकर के बीच में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ब्रिज बना हुआ है। इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कैसी है? हाई है। और इस बीकर के अंदर प्योर सॉल्वेंट है जिसकी कंसंट्रेशन कैसी है? लो है। ऑस्मोसिस में हमने यही पढ़ा कि सॉल्वेंट किधर से किधर फ्लो करता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मैंने क्या किया, कोई भी मैंने पिस्टन लेकर के, मान लो ये जो सॉल्यूशन वाली बीकर है, इसके अंदर इस सॉल्यूशन पर प्रेशर अप्लाई कर दिया, और मैंने इतना प्रेशर अप्लाई किया कि जो ये फ्लो हो रहा था सॉल्वेंट का लोअर से हायर की तरफ, वो बंद हो गया। तो वो मिनिमम प्रेशर जो कि रिक्वायर्ड होता है इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए, उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं उसको? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जैसे हमने बाकी सारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी, उसके अंदर हमारे जो एलिवेशन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी मोलल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना, वो भी मोलल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट अब हम यहाँ एम न लिख करके यहाँ सिर्फ कंसंट्रेशन लिखेंगे सी, ठीक है। क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन सी। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ना, ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो इन दोनों को, अगर इन दोनों को हम इक्वेशन 1 और 2 मान ले, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखा जाए तो कंबाइन करके हम लिखेंगे पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इन कंसंट्रेशन इनटू में या मल्टीप्लाई में टेम्परेचर, ठीक है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाएंगे तो यहाँ हम कांस्टेंट लगाएंगे। अब वहां तो अलग अलग कांस्टेंट है, यहाँ पर आपको एक फेमिलियर कांस्टेंट से मिलवाता हूँ, और उसका नाम है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल पर केल्विन मोल। आई बात समझ में? या जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इसकी यूनिट होती है, किसकी? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। ये हमने एक फॉर्मूला 11th में आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो उसमें एक आइडियल गैस इक्वेशन थी पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो एन का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो यहाँ सी का मतलब भी क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या है हमारे पास में? मोल्स है, यानी कंसंट्रेशन है।
आर मतलब गैस कांस्टेंट, वहां पे भी गैस कांस्टेंट था, यहाँ पे भी गैस कांस्टेंट है, और टी का मतलब टेम्परेचर, पाई का मतलब प्रेशर है, यहाँ पर वहां पर पीवी का मतलब हो गया वर्क डन, यानी कि वहां पे भी प्रेशर की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर का डिटेल्ड फॉर्मूला। ठीक है, आर की वैल्यू अगर मैं जूल के जूल की जगह लीटर इनवर्स में निकालूं या लीटर एटीएम में निकालूं, क्योंकि लीटर और एटीएम क्या होता है, लीटर और एटीएम होते हैं, किसकी यूनिट होती है ये? हाँ, ये होती है हमारे वॉल्यूम और प्रेशर की यूनिट। जूल तो क्या है, जूल किसकी यूनिट है, प्रेशर की भी है, और वॉल्यूम और प्रेशर को पास्कल और क्या लिखते हैं, मीटर क्यूब लिखते हैं, तो पास्कल इंटू मीटर क्यूब को जूल लिख सकते हैं, क्योंकि पीवी जो होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है, ये पढ़ा होगा आपने। तो अगर मैं इसको एटीएम में कन्वर्ट करूं तो एटीएम में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल, सॉरी पर केल्विन मोल। और एक जूल के अंदर कितनी कैलोरीज होती है ये भी ध्यान में रखना, ये थोड़ी आपके जीवन में एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसको आपको ध्यान में रखना। एक जूल के अंदर 0.238846 कैलोरीज होती है। ठीक है, अब अगर इस ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करना चाहें तो सॉल्यूशन को हम तीन क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक क्या होते हैं, हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, मान देखिए। अब हमेशा ध्यान रखना, हम जो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं ना, वो दो सॉल्यूशंस के बीच का करेंगे। ठीक है ना, मान लो मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं, इन दोनों सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो और इन पर लगाया जाने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर ये दोनों चीजें इक्वल होती है, या हम सीधी सी बात कर लें, ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इक्वल है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 2 हो जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो किसी भी एक सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। मान लो ये मेरे पास में सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है, तो सॉल्यूशन 1 की जो ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन 2 के मुकाबले ज्यादा है, ज्यादा है। तो अब ये जो सेकेंड वाला सॉल्यूशन होगा ना, जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों लो है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी दो सॉल्यूशन जिनमें एक में तो ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन ज्यादा है और एक की लो है, जिस वाले सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन लो है उसको तो बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जिसकी ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आ गई बात समझ में? चलिए, तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आइसोटोनिक में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा सेम होगा, हाइपोटोनिक में एक का ऑस्मोटिक प्रेशर लो होगा, तो जिसका लो है उसको हाइपोटोनिक बोल रहे हैं, और हाइपरटोनिक में जिसका ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर उस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं भाई रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता, ऑस्मोसिस का मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या जा रहा था, सॉल्वेंट फ्लो कर रहा था, उसको रोकने के लिए सॉल्यूशन वाली साइड में हमने प्रेशर अप्लाई किया। अब मान लो मैं सॉल्यूशन वाली साइड में जो प्रेशर मैंने अप्लाई किया वो ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मतलब जितना प्रेशर लगाना था उस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए मैंने अगर उससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो अब इस केस में रिवर्स ऑस्मोसिस चालू हो जाएगा। मतलब अब पहले तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से और ज्यादा प्रेशर मैंने अप्लाई कर दिया सॉल्यूशन में, तो अब सॉल्वेंट जो होगा वो हाई से लो की तरफ क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। आई बात समझ में? चलिए, तो अब आप लोग इसको उतार लीजिए, मैं देख लेता हूं अपने पास कितना समय शेष है, उसके बाद में अगर समय रहा तो अपन बॉन्ड ऑफ फैक्टर पढ़ लेंगे और एजियोट्रोप्स की मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए।